एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा तरीका है जिसमें हम एक वेरिएबल को प्लस या माइनस करके एलिमिनेट कर देते हैं और दूसरे वाले को हम सोल्व करते हैं। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, आपका मैथ्स टीचर, लेकर आया हूं क्लास 10th का टॉपिक विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। तो आज मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा कि इसमें कैसे हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं और दूसरे वाले को कैसे सोल्व किया जाता है। तो इसके कुछ बेसिक्स होते हैं, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। विलोपन विधि में क्या है बच्चों कि हम किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, चाहे वो x भी हो सकता है या y भी हो सकता है, या आप जो भी कोई भी वेरिएबल मानोगे वो वेरिएबल हो सकता है। इसमें बस हमें प्लस माइनस करते टाइम एक बात का ध्यान देना होता है कि जैसे मान लो आपका अगर a1 x प्लस b1 y प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, a2 x प्लस b2 y प्लस c इज इक्वल टू क्या है 0। तो यहां पर ध्यान देना, हम करते क्या है कि हम या तो b या फिर a किसी को भी बराबर करेंगे, क्योंकि वेरिएबल तो सेम है, किसी एक को बराबर करेंगे। वो हो सकता है a हो या वो हो सकता है b हो। हम किसी भी एक को बराबर करेंगे और उसको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट में हो सकता है कि हमें साइन भी चेंज करना पड़े, लेकिन उसका कुछ एक रूल है, वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अगर मुझे a और a2 दोनों को बराबर करना है, तो मुझे क्या करना होगा, a2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और a1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। बस याद रखना कि जैसे ही आप a2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, a1 का भी और a2 का भी। होता वो LHS और RHS दोनों साइड है, लेकिन RHS में अगर वो शून्य है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शून्य में किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, 0 ही आएगा, है ना। तो इस बात का याद रखना। बराबर करने के बाद फिर हमें ये ध्यान देना है, क्योंकि देखो बराबर कैसे होगा, फिर ये हो जाएगा a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस c1 a2, ऐसा होगा। यहां पर देखो क्या होगा, a1 a2x प्लस b2 a1x y प्लस c2 a1, ऐसा कुछ होगा। यहां पर देखो a1 a2x तो बराबर हो गया, ये वाले बराबर नहीं हुए, इनको हमें बराबर करने की जरूरत भी नहीं है। हमें किसी भी एक वेरिएबल को बराबर करना है। बस ध्यान आपको ये देना है कि देखो इनका साइन कैसे, साइन भी एक जैसे हैं। एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा, जैसे मान लो 2 + 2 कर दोगे तो क्या वो एलिमिनेट होगा, वो तो मिलकर 4 हो जाएगा। लेकिन आप 2 - 2 करोगे तो वो एलिमिनेट हो गया, मतलब 0 हो गया। समझ रहे हो ना, हमें 0 बनाना है। हमें क्या करना होगा कि फिर किसी भी एक इक्वेशन को, इसको या इसको, साइन चेंज कर दो। तो अगर मैं करूंगा तो इसको माइनस, जो भी प्लस है उसको माइनस कर दो, है ना, और जो माइनस है उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ऐसे हम साइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साइन चेंज देखो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो मैंने माइनस हो, आपको ये पता होगा कि LHS और RHS दोनों साइड सेम नंबर से इंटू करो या डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया कि इधर पूरे में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम LHS और RHS दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नहीं पड़ता तो हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे ही -1 से इंटू करोगे तो ब्रैकेट के अंदर देखोगे कि जो भी वैल्यू प्लस की है वो माइनस हो गई और जो माइनस की है वो प्लस हो गई। तो इस मेथड के थ्रू हम इस तरीके से ऐसा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। अब देखो क्वेश्चंस हम कैसे सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, ये 9:7 है ना। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करिए। यहां पर ध्यान देना आप, है ना। आय हमने मान लिया, जो भी होगी वो क्या होगी, आय दोनों की, है ना। ये होगी x का मल्टीपल होगा, जो भी होगा वो कैसा होगा, हमारा x का मल्टीपल होगा, मतलब ये 9x हो जाएगा, है ना। और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 7x, ठीक है। और जो हमारा क्या है, खर्च जो भी होगा हमारा बच्चों, वो मान लो आपका 4y और 3y होगा, ठीक है। मतलब मैंने वेरिएबल ले लिया y और i में क्या वेरिएबल ले लिया x। अगर मान लो मैं आय में से खर्च हटा दूं तो उसके बाद क्या बचता है, हमारा बचत,
है ना। जितना मैंने इनकम किया और जितना मैंने खर्च किया, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही तो बचत होता है। तो इनने बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है। कितना बचाता है? 2,000 रुपये बचा लेता है। तो उनकी मासिक आय ज्ञात करिए। तो हम देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो हमें खुद से ये इक्वेशन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरी आय में से खर्च को निकालता हूं। आय कितनी थी मेरी, मान लो 9x, है ना। प्रथम व्यक्ति का आय कितनी थी? 9x। उसमें से उसने खर्चा कितना कर दिया? माइनस का 4y, है ना। तो बचत कितनी हो गई उसकी? 2,000 रुपए। ठीक है। दूसरा वाला जो व्यक्ति था उसने भी क्या किया? कितना आय किया? 7x। बचत उसने खर्च कितना किया? 3y, है ना। 3y उसने खर्च किया। तो बचत उसकी भी कितनी है? 2,000। दोनों की 2,000 रुपए बचत हो रही है। तो अब देखो कितने अच्छे से आपको इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें आप चाहो तो किसी भी वेरिएबल को, x को या y को, दोनों को क्या कर सकते हो? इक्वल कर सकते हो। ठीक है। तो मैं इक्वल करता हूं। इक्वल करने के लिए देखो आप चाहो तो इसको भी इक्वल कर सकते हो या इसको भी कर सकते हो, है ना। किसको? x को भी इक्वल कर सकते हो और y को भी इक्वल कर सकते हो। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें, और हमने आय में कितना माना था? वेरिएबल x माना था। तो मैं चाहूंगा कि मैं y को एलिमिनेट कर दूं और x की वैल्यू ले आऊं। उससे क्या होगा कि डायरेक्ट आपका क्या मासिक आय आ जाएगा, है ना। नहीं तो अगर आप x की वैल्यू हटा के y की निकालोगे तो पहले आपका खर्च आएगा, है ना। पहले खर्च आएगा। तो आप लोग स्मार्टली वर्क करोगे तो अपना समय बचेगा। समझ रहे हो ना। तो इस बात का खास ध्यान दिया करो कि आपको प्रश्न में पूछा क्या गया है। जो पूछा गया है वही अगर हम डायरेक्ट निकाल दें तो क्या हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे क्या फालतू उस क्वेश्चन को? अगर हम उस क्वेश्चन से अपना समय बचाएंगे तो दूसरे क्वेश्चन में देंगे। एग्जाम हमारा लिमिटेड टाइम का होता है तो उसमें समय बचाना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। समझ रहे हो। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि डायरेक्ट उसका मासिक आय को ज्ञात करता हूं, है ना। मासिक आय में मेरा वेरिएबल क्या था? x। तो मैं एलिमिनेट किसको करता हूं? y को। समझ रहे हो। x को भी करूंगा तो भी हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद वो y की वैल्यू आएगी, खर्च। फिर मैं किसी एक इक्वेशन में खर्च की वैल्यू पुट करूंगा और फिर इनकम निकालूंगा। उससे बढ़िया मैं डायरेक्ट इनकम ही निकाल लेता हूँ, है ना। समझ रहे हो। ऐसे हमें स्मार्टली वर्क करना है। तो मैं क्या करता हूँ? y को एलिमिनेट करता हूँ। तो y को एलिमिनेट करने के लिए देखो क्या करना है। यहाँ पर क्या है? 4y और यहाँ पे क्या है? 3y। तो एक बात आप बताओ, अगर मैं 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, 3 को यहाँ कर दूं तो इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। फिर 4, या फिर अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, 4 और 3 दोनों का क्या ले लो आप? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 12। और 12 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 12 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे आप कर सकते हो। तो मैं इस पूरे इक्वेशन में क्या करता हूँ? 3 से मल्टीप्लाई, और इस पूरे इक्वेशन में करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई, है ना। क्या होगा? अब एक बात का और ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 को इसमें जिसको एलिमिनेट करना उसी को आप करोगे। इस 3 का मल्टीप्लाई 9x में भी होगा और 2000 में भी होगा, तभी हमारा इक्वेशन बैलेंस रह सकता है। समझ रहे हो। नहीं तो वो बैलेंस नहीं होगा। ठीक है। तो क्या करोगे? 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 3 2 जा 6000, 7 4 जा 28x, 4 3 जा 12y माइनस का, फिर 4 2 जा 8000। ठीक है। अब क्या करोगे? अब हम क्या करेंगे? एलिमिनेट कर दें। हमारा सेम ये था। मैंने अभी आपसे बताया कि साइन चेंज कर देना। अगर ये माइनस में है तो इसको प्लस बना दो, क्योंकि दोनों साइन सेम रहेगा तो फिर वो एलिमिनेट कैसे होगा? नहीं होगा ना। इसलिए हमें साइन सेम चेंज करना पड़ेगा। तो आप या तो ऊपर वाले कर दो या नीचे वाले कर दो। जनरली बच्चे नीचे वाले का करते हैं क्योंकि उससे उनको कंफर्टेबल लगता है। तो मैं उसी करता हूँ। ये माइनस का 28x ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जैसे ही करोगे तो माइनस 28 में से प्लस के 27 जाएगा तो माइनस का x बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। इक्वल टू में अगर माइनस 8000 में से प्लस का 6000 जाएगा तो माइनस का 2000 बचेगा, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। जैसे ही x की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो आपके मासिक आय दोनों का निकल जाएगा। ठीक है। देखो क्या है। प्रथम व्यक्ति का मासिक आय कितना था? 9x। द्वितीय व्यक्ति का मासिक आय कितना था? 7x। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? 2000। x इज इक्वल टू 2000। ठीक है। तो 9 इंटू
2000 क्या होगा 18,000, ठीक है। और 7 इंटू 2000 क्या हो गया 14,000। समझ गए, दोनों व्यक्ति एक 18,000 प्रति माह कमा रहा था और एक 14,000 प्रति माह कमा रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं दोनों का उत्तर कि दोनों कितना इनकम कर रहे थे। अगर यही आप लोग अगर पहले एक्स को एलिमिनेट कर देते और वाई की वैल्यू निकालते तो हमारा उससे क्या आता खर्च, फिर हम उसको पुट करते किसी एक इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, और उसके बाद हमारा उत्तर आता कि वो इनकम कितना करते थे। लेकिन प्रश्न हमारा देखो आपसे डायरेक्ट इनकम पूछ रहा है, जब डायरेक्ट इनकम पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट उसका उत्तर निकालें ताकि आपका समय बचे। समझ गए, इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, है ना। यहाँ देखो क्या है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण के युग्म के संभव हल ज्ञात कीजिए। इनके हमें हल ज्ञात करने हैं, कौन सा, विलोपन विधि के थ्रू, है ना, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। देखो क्या है, हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। सभी संभव हल ज्ञात करना है। सबसे पहले देख लो, अगर आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो कि इनका यूनिक है या नो सॉल्यूशन है या पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन है, सॉरी, या मतलब कि इसके बहुत सारे अनंत सॉल्यूशन है, तो ये देख सकते हो। जैसे 2/4 3/6 इज नॉट इक्वल टू 8/7। क्यों, क्योंकि 2 एकम 2 2 दूनी 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये तो बराबर आया, ये आपको नॉट इक्वल आया। इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल है। और जब ये पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, है ना। मतलब दोनों समीकरण क्या है, असंगत। असंगत मतलब दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, है ना। तो हम तो भी करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। वैसे नहीं आएगा फिर भी हम करके देखते हैं। 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 7, ये है ना। मैं क्या करता हूँ, x को एलिमिनेट करता हूँ, है ना, या फिर y को, आपको जो इच्छा हो वो कर सकते हो। अगर मान लो x को करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो 2 2 4 हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में ध्यान देना, जब भी ये 4y हो गया तो यहाँ 4y है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है इसको कुछ भी करने की, ठीक है ना। फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका एलसीएम तो 4 आया था। 4 बनाने के लिए इसको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4x प्लस का 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 8 2 जा 16। ये क्या होगा, 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 7। अब मुझे बताओ, जैसे ही साइन चेंज करोगे तो ये दोनों के दोनों ही कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि ये भी 6y हो गया, ये भी 6y हो गया। जब ये सब हो गए तो 0 इज इक्वल टू आपका -11 आएगा, सॉरी 11 आएगा। जब 0 इज इक्वल टू 11 आएगा तो कोई मतलब है क्या, नहीं, इसका मतलब सॉल्यूशन ही नहीं, दोनों इक्वेशन का कोई रिलेशन ही नहीं बनता, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्नों में, है ना, समझ गए। जब असंगत होता है तो दोनों इक्वेशन में हमारे कोई रिलेशन नहीं बनता, समझ गए। तो इसको आप यहीं पे फिर ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है, लिख दोगे कि असंगत है, असंगत लिख दो, या फिर आप ये लिख सकते हो कि समानांतर है ना, समझ लो। वैसे जनरली देखो, आपको जब क्वेश्चन 2 या 3 या 4 मार्क्स का आएगा तो वो असंगत वाले नहीं देते, संगत वाले देते हैं, ताकि बच्चे उसको सोल्व करें, x और y की वैल्यू निकालने में उसमें उनका टाइम लगे, समझ रहे हो ना। ऐसा जब देंगे जब वो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा तो वो आपको चेक करने के लिए सिर्फ देंगे कि बताओ संगत है या असंगत, समझ गए। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। यहाँ प्रश्न देखो क्या, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये हमें निकालना है। तो बच्चे, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, इसमें इक्वेशन तो आपको खुद ही बनानी है ना, लेकिन कुछ बातों का खास ध्यान देना। जैसे एक बात याद रखना, अगर बोला जाए कि 10 साल बाद नूरी इतने वर्ष की हो जाएगी, तो ये बताओ, आप स्टूडेंट हो और मैं टीचर हूँ, क्या 10 साल बाद अगर मेरी एज बढ़ेगी तो क्या आपकी यहीं पे रहेगी, आप लोग नहीं बढ़ोगे क्या। इसलिए अगर 10 साल बाद जैसे ही बोला जाए, या 10 साल पहले, 5 साल बाद, 5 साल पहले, इस प्रकार की अगर बातें बोली जाए तो आप ये समझना कि 10 साल सबके लिए बढ़ेगा, है ना, या 10 साल कम होगा तो सभी के लिए कम होगा, है ना। समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो सबके लिए एक समान ही है ना। अगर उम्र 10 साल बाद मेरी जितनी बढ़ेगी, 10 साल बाद आपकी भी 10 साल ऐड हो जाएगी अभी की उम्र में, है ना। तो इस बात का खास ख्याल रखना। जैसे मान लो मैंने बोला कि नूरी जो है
n मान लो नूरी, है ना। मैं इसमें जो वेरिएबल है नूरी के लिए n मानूंगा और सोनू के लिए s मानूंगा, ताकि आप लोग को समझने में इजी। जैसे मैं बोलूं कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, नूरी मान लो प्रेजेंट एज, है ना। चलो यहाँ पे लिख ही देता हूं, वर्तमान नूरी की वर्तमान उम्र कितनी है, n। सोनू की वर्तमान उम्र कितनी है, s। ठीक है, इस बात का याद रखना। ये n और s जो मैंने माना है ये वर्तमान का माना है, मतलब आज के डेट में, प्रेजेंट में जो नूरी है वो n वर्ष की है और सोनू की उम्र कितनी है, s वर्ष है। ठीक है, n वर्ष और s वर्ष, यहाँ आप ऐसे लिख भी सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। n वर्ष, है ना, वर्ष यूनिट लगा दोगे, है ना, लगा भी देना चाहिए, इसलिए मैंने लगा दिया। अब मैं इक्वेशन बनाता हूँ। बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना होगी। मतलब नूरी 5 वर्ष पूर्व, मतलब जितनी अभी नूरी है उसमें से 5 माइनस कर दो तो 5 वर्ष पहले की उम्र हो गई है। 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की, सोनू की आयु क्या है प्रेजेंट में s, तो इसमें से भी मैं 5 माइनस कर दूंगा, ताकि 5 साल पहले भी सोनू जो था s-5 हो जाएगा। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो एक बात खास ख्याल रखना आप लोग, इसने बोला है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो कभी भी आप नूरी में ऐसे 3 मत लगा देना, 3 गुनी मत कर देना। क्यों नहीं करना, उसका रीजन बताता हूँ। जैसे मान लो अगर किसी स्थान पर लिखा है 2 बराबर 6, तो मैं बोलूं कि आरएचएस में जो संख्या है वो एलएचएस के 3 गुना है। आरएचएस में जो संख्या है वो एलएचएस के 3 गुना है। जब मैं ऐसे वाक्य बोलूंगा तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं बोलूं इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, इंटू 3 इधर लगाओगे ना। अगर इधर लगा दोगे और आप इधर कुछ नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 या 18 बराबर 2। तो ये कहीं पॉसिबल है क्या, 2 बराबर 18? नहीं। इसलिए हम देखेंगे कि अगर बैलेंस करना है तो ये जो थी नूरी वो 3 गुना थी किसके, सोनू के। 5 साल पहले की बात है। तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो मैं सोनू के एज में 3 गुना करूंगा, ताकि वो उसके बराबर आ जाए। समझ गए। ये मान लो सोनू 2 साल का था, है ना, मान लो सोनू 5 साल पहले 2 साल का था, नूरी 6 की थी, सॉरी सोनू 6 का था, नूरी 2 की थी। तो मुझे अगर इन दोनों को बराबर करना है, नहीं सॉरी, अगर सोनू मेरा कितने का है, 6 का है और नूरी 2 की है, और मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे नूरी में 3 का गुना करना पड़ेगा। और अगर मान लो कि नूरी 6 की है और सोनू 2 का है और मुझे दोनों की उम्र को बराबर करना है, तो सोनू में मेरे को 3 से गुना करना पड़ेगा। समझ गए ना। तो इस बात का हमें खास यहाँ पर भी ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ भी क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसलिए मैंने सोनू में कितना लगा दिया, 3। अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं तो n-5 बराबर 3s माइनस 5 दिया 15, है ना। तो n-3s माइनस का 15 और ये प्लस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 10, n-3s, है ना। मतलब नूरी और सोनू आयु का जो डिफरेंस है वो प्रेजेंट में लगभग कितना है, अगर सोनू की आयु 3 गुना कर दूं तो भी नूरी उससे माइनस का 10 आ जाएगा इसमें, है ना। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखो वो क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात। जैसे ही वो बोले 10 वर्ष पश्चात, क्या लिखूंगा मैं, तो नूरी में भी 10 वर्ष लगा दूंगा बराबर, सोनू में भी 10 वर्ष लगा दूंगा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी होगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू में यहां लगा दोगे 2। क्यों लगाओगे, अभी मैंने समझाया। समझ गए। अब इसी इक्वेशन को मैं अगले स्लाइड पर सोल्व करता हूं। ठीक है, क्या था, n+10
बराबर 2 गुने सोनू प्लस 10। ठीक है, तो 2 सोनू प्लस 20, क्यों 10 दूनी 20 हो गया n प्लस 10। अब मैं क्या करूंगा, नूरी माइनस 2 सोनू 20 माइनस 10 बराबर कितना है 10, n माइनस 2s बराबर, सॉरी बराबर तो नहीं, सेकेंड इक्वेशन है ना। तो मेरे पहली इक्वेशन भी आ चुकी है, क्या थी वो, n माइनस 3s इज इक्वल टू माइनस 10, n माइनस 3s इज इक्वल टू माइनस 10, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। मैं इसमें से किसी एक को एलिमिनेट करता हूँ और नूरी और सोनू की आयु निकालता हूँ, है ना, क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड है, इसलिए मुझे इसी मेथड का यूज करना है। मान लो मैं क्या करता हूँ, n को बराबर करता हूँ, है ना, n को n माइनस 3s, है ना, बराबर 10 माइनस 10 है, n माइनस 2s बराबर 10, यही है ना, वहां माइनस 10 था, यहाँ 10 है। अब मैं क्या करता हूँ, n को अगर मुझे एलिमिनेट करना है, क्योंकि इजी है तो बस खाली साइन चेंज करूंगा और एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस यहाँ लगा दो, प्लस का यहाँ हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो गया मेरा कैंसिल। अब माइनस का 3s में से 2s जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का s, और माइनस 10 और माइनस 10 क्या होता है, माइनस का 20। मतलब जो सोनू है वो कितने साल का है, 20 वर्ष का, है ना। और इसके बाद देखो सोनू मेरा कितने वर्ष का हो गया, माइनस, सॉरी 20 वर्ष का। अब किसी भी एक इक्वेशन में आप डालो सोनू की उम्र और उससे आपकी नूरी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। मान लो मैंने रख दिया किसमें, किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, है ना, माइनस 2s इज इक्वल टू 10, है ना, n माइनस 2 इंटू 20 बराबर 10, n माइनस 2 दूनी ये 40 हो जाएगा माइनस का, बराबर 10, n माइनस 10 और ये प्लस का 40, n बराबर 50। ये आ गई नूरी की उम्र 50 और सोनू की उम्र 20। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू किसी भी इक्वेशन को सोल्व करना इजी हो जाता है। इस मेथड के थ्रू आप किसी भी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल का आंसर निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही फिको एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना।